अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने अपना ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ है। इसके अंदर हम जो है ट्रांसलेशन को और स्केलिंग को देख चुके हैं। आज की क्लास के अंदर जो है हम रोटेशन के ऊपर आएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से रोटेट करवा सकते हैं। तो अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करने का नाम है। और बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास हैं वो एक होती है ट्रांसलेशन यानी किसी ऑब्जेक्ट को रिपोजिशन करना। एक हमारे पास होती है स्केलिंग यानी किसी ऑब्जेक्ट को रीसाइज करना। ये दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस के अंदर। और लास्ट के अंदर जो हमारे पास बचती है वो हमारे पास है रोटेशन। आज हम रोटेशन को डिस्कस करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर किस तरह रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी प्रीवियसली। अगर वो समझ में आई है तभी आपको रोटेशन समझ में आएगी। अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पिछली वीडियोस को एक दो बार दोबारा देखें ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब आप रोटेशन के ऊपर मूव करें। फिर उसके बाद हमने ट्रांसलेशन की कुछ एग्जांपल्स देखी थी, स्केलिंग की फिर कुछ एग्जांपल्स देखी थी। और आज की क्लास के अंदर जो है हम रोटेशन को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इन रोटेशन यानी किसी चीज़ को रोटेट करवाते हुए वी रोटेट द ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर एंगल फ्रॉम इट्स ओरिजिन। हम किसी एंगल के ऊपर किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं। ये बात तो आप सबको पता होगी कि किसी ना किसी एंगल के ऊपर ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस ग्राफ को समझें। पहले आप ये देखें कि ये जो पी पॉइंट है, ये जो यहाँ पर ये जो पिक्सल है, इस पर्टिकुलर पिक्सल को मैं स्क्रीन को एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो आपके पास पिक्सल इस वक्त है, इस पिक्सल के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स और वाई आपको दिए गए हैं फॉर एग्जांपल। और इस पर्टिकुलर पिक्सल का जो एंगल बन रहा है वो फाई इस वक्त बन रहा है। ये फाई आपको दिया गया है, ये एंगल इस वक्त आपको बन रहा था, ये आपका इनिशियल पिक्सल है। अब आपको कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने रोटेट करना है इस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर। तो जब आपको रोटेट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो साथ साथ आपको एंगल भी बताया जाएगा कि आपको कितने डिग्रीज के ऊपर इसको रोटेट करना है। तो ये जो थीटा है ये आपको क्वेश्चन के साथ दिया जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये भी आपको दिया जाएगा और ये थीटा भी आपको दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि ये पॉइंट आपके पास है, इस पॉइंट को आपने इस एंगल के ऊपर रोटेट करवाना है और आपको नए पर्टिकुलर इस पी की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करके हमें देना है कि ये जो पी बनेगा ये कितना पी बनेगा। और ऑब्वियसली ये जो रेडियस है ये आपको पता होगा कि क्या होता है। सर्किल के अंदर हमने रेडियस के बारे में भी बात की थी। जो जितना रेडियस इस वक्त यहाँ पर है उतना ही सेम रेडियस यहाँ पर भी होगा, क्योंकि हम किसी एक एंगल के ऊपर जब किसी चीज़ को रोटेट करवाते हैं, जैसे सर्किल के अंदर हमने ऑक्टेंट्स को देखा था, वो हम सेम रेडियस उन सबका जो है सेम ही रह रहा था। रेडियस कभी भी रोटेट होते हुए चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट को रोटेट करने के लिए दिया गया है तो आपके पास एक पर्टिकुलर एंगल होगा, उस एंगल के ऊपर आपने उसको रोटेट करके पी डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ रही होगी कि आपके पास एक पी है, पी पॉइंट आपको दिया गया है और उसका एक ऑलरेडी एंगल बना हुआ है। वो कितने एंगल के ऊपर है ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा। ठीक है, अब उस पी के साथ साथ आपको एक नया एंगल भी दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर पी को इतने एंगल के ऊपर आप रोटेट करवाकर इसके नए कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर फाइंड आउट करके हमें दिखाएं कि ये जो पी रोटेट होने के बाद किस जगह पर एक्स वाई प्लेन पर दिखेगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास रोटेशन जो है वो काम करती है। अब इन रोटेशन ये तो हमने देख लिया कि हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर हम अपने मतलब ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर वी कैन सी दैट द पॉइंट पी एक्स वाई इज लोकेटेड एट एंगल फाई। ठीक है, ये कह रहा है कि पी जो हमें पॉइंट दिया गया है वो जो है फाई एंगल के ऊपर यहाँ पर लोकेट है, मतलब वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इतने एंगल के ऊपर। फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्स कोऑर्डिनेट विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, और इसका जो आर है वो इतना पर्टिकुलर आपको दिखाया गया। लेट अस सपोज
यू वांट टू रोटेट इट एट द एंगल थीटा। अगर आपको एक थीटा एंगल अलग से दिया जाता है और आप इतने एंगल के ऊपर इसको रोटेट करवाना चाहते हैं, तो आफ्टर रोटेटिंग इट टू अ न्यू लोकेशन यू विल गेट अ न्यू पॉइंट। तो रोटेट करने के बाद आपको पी डैश यानी एक्स डैश और वाई डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो होपफुली इसका जो ऊपर ऊपर का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ चुका होगा कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रोटेशन किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर की जाती है। अब रोटेशन को समझने के लिए आपको थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री की भी मतलब नॉलेज होना ज़रूरी है कि साइन थीटा कॉस थीटा ये जो चीज़ें हैं किस तरीके से काम करती हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा इसके अंदर, मैं सिर्फ आपको क्विकली बहुत सिंपल सी कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर करवाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन इसके अंदर ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमें मैथमेटिक्स ऑब्वियस इसमें इन्वॉल्व तो है, लेकिन हमें मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़नी नहीं है। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज यहाँ पर लाजमी हो। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा, अब एक चीज और है कि रोटेशन आपकी दो तरीके से हो सकती है। एक आपकी होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है, घड़ी हमारी किस तरह चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज अभी ये एरो बना हुआ है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। और एक आपके पास होती है क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी घड़ी जिस डायरेक्शन के अंदर चलती है। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला पॉइंट दिया जाता और इसको आपको कहा गया है कि इतने इस जगह पर रोटेट करवा के दें, तो ये आपका होगा क्लॉकवाइज रोटेशन। लेकिन अभी हमें क्या किया कहा गया है कि ये पी दिया गया है और इसको एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट करवाना है, यानी घड़ी के रिवर्स डायरेक्शन के अंदर आपने इसको रोटेट करवाना है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गेम है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अभी जो कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो तमाम का तमाम एंटी क्लॉकवाइज से रिलेटेड होगा। क्लॉकवाइज से रिलेटेड हमारे पास कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो अभी के लिए आपने ये ध्यान में रखना है कि जो कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो तमाम का तमाम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। और बाकी मैं आपको समझा दूंगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन करवाने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस इसके अंदर करनी होंगी। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये जो एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज आपको दी गई है ना, इनको आपने कैलकुलेट करना है। अब इनको कैलकुलेट किस तरीके से आप करेंगे, देखें ये जो आपके पास एक्सिस होती है ये एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, इसको आप बेस कह सकते हैं अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हो। तो ये जो आपके पास एक्सिस है ये आपके पास बेस एक्सिस होती है, और ये वाली जो एक्सिस होती है इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये जो किसी एंगल के ऊपर मूव होती हुई लाइन जाती है इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो मैं तो ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि बेस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है। मैं फिर भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो लाइन आपके पास होती है ये बेस होती है, ये वाई एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर लाइन होती है, और ये जो किसी एंगल के ऊपर लाइन आप बनाते हैं ये आपकी हाइपोटेनियस कहलाती है, जो इस केस में हमारे पास रेडियस है। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी जो हमें बेस की वैल्यू दी गई है, यानी जो हमें एक्स की वैल्यू दी गई है उसके उसको हम डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेनियस की वैल्यू, यानी जो हमें आर की वैल्यू दी गई है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू, यानी ये जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें दी गई है, इस एक्स की वैल्यू को हम हाइपोटेनियस की वैल्यू यानी जो आर की वैल्यू हमें दी गई है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो हमें ये कॉस थीटा मिल जाता है। अब ये इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए बीच में से हटा दें तो ये कुछ इस तरह बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। और अगर हम आर को उस साइड पर मूव करवा दें तो ये x की वैल्यू यहाँ पर अकेली रह जाएगी, तो ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू आर, वहां पर मूव हो चुका है तो ये आर cos थीटा, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो हमारे पास बन रही है वो बनेगी आर कॉस थीटा। ये वो एक्स है जो हमें इनिशियली दिया गया है, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो है आर, यानी जो रेडियस की वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
कॉस और जो थीटा की वैल्यू हमें दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर उससे, तो आर यानी रेडियस की वैल्यू और कॉस थीटा जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह हमें यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है और इसको हम आर से डिवाइड यानी हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे तो ये होगा वाई अपॉन आर, और आर को जब हम उस साइड पर मूव करेंगे तो ये वाई एक तरफ रह जाएगा और ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यानी एक्स की वैल्यू को, ये जो इनिशियल एक्स है और इनिशियल वाई है, उन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है आर कॉस थीटा, और y को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास r साइन थीटा। तो ये तो हो गई हमारे पास बेसिक x की और y की वैल्यूज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये तो हमें चीज मिल गई है, अब हमें ये वाला जो एंगल दिया गया है और हमें कहा गया है कि नए एक्स और वाई की वैल्यूज को आप कैलकुलेट करके हमें दिखाएं, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, जो हमारे पास एक्स की और वाई की जो वैल्यूज मिली हैं उनके अंदर हम ये वाले थीटा को जो है ऐड कर लेंगे। सॉरी, मैं यहाँ पर अभी इतनी देर से थीटा कह रहा था, ये यहाँ पर फाई का सिंबल लगा हुआ है, थीटा अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर। थीटा ये सिंबल है और ये जो सिंबल है ये फाई का सिंबल है। तो यहाँ पर जितने भी अभी हमने यहाँ पर थीटा मैंने कहा है तो ये तकरीबन सारे सिंबल फाई के सिंबल हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर थीटा लगा सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन मैंने इनको अलग अलग इसलिए रखा है ताकि ये दोनों आपको यहाँ पर मैं समझा सकूं कि फाई और थीटा के अंदर क्या डिफरेंस है। फाई जो एंगल है वो बेसिकली आपके इनिशियल पिक्सल का है, और थीटा जो एंगल है वो इनिशियल पिक्सल से लेकर नए पिक्सल तक का जो एंगल है वो वाला एंगल है थीटा। तो अब अगर आपको ये वाला एंगल दिया गया है और ये तो आपके पास ऑलरेडी था, और ये आपको इतने एंगल के ऊपर रोटेट करने के लिए दिया गया है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस वाले एंगल के अंदर नए एंगल को ऐड कर लेंगे तो आपके पास नए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें न्यू एंगल आफ्टर रोटेशन, यानी रोटेशन करने के बाद जो हमारे पास नया एंगल बनेगा उसके अंदर हम ये जो फाई है हमारे पास, इसके अंदर थीटा वाला जो एंगल हमारे पास नया आया है उन दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास एक्स डैश की और वाई डैश की जो वैल्यू है वो भी बन जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, कॉस ये नए कोऑर्डिनेट की, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये वाला, ये आपके पास इनिशियल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू थी, और ये वाली जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपके पास आ रही हैं ये नए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हैं जो एक्स डैश और वाई डैश को फाइंड आउट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि एक्स डैश के अंदर हमारे पास फाई और थीटा दोनों को प्लस करके लिखा गया, चीज़ वही है सब कुछ, बस उसमें एंगल को हमने यहाँ पर ऐड किया है और यहाँ पर भी हमने वाई वाले में भी एंगल को ऐड किया। तो फाइव प्लस थीटा और आर को फिर हमने इस तरफ मूव करवा दिया, तो एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस फाइव प्लस थीटा, ये हमारे पास एक्स डैश का फॉर्मूला बन गया, और ये हमारे पास वाई डैश का फॉर्मूला बन गया, आर को हमने यहाँ पर मूव करवाया साइन फाइव प्लस थीटा। अब ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज जो हमारे पास हैं या फॉर्मूला जो हमारे पास आए हैं ये इनिशियल पॉइंट के हैं जो हमें क्वेश्चन में मिलेगा, और ये जो हमारे पास नए फार्मूला बने हैं ये हमारे पास एक्स डैश को और वाई डैश को कैलकुलेट करने के फार्मूलाज हैं जो हम अपने कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री सही से पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि अगर कॉस के साथ दो एंगल्स आपस के अंदर ऐड हो रहे हों, कॉस के साथ या साइन के साथ, अगर दो एंगल्स आपस में ऐड हो रहे हो तो फिर उनकी शेप जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, अगर कॉस के साथ दो एंगल्स हो यानी फाइव प्लस थीटा है तो फिर कॉस फाइव प्लस थीटा का जो आंसर बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, कॉस फाइव कॉस थीटा माइनस साइन फाइव साइन थीटा। और जब आप साइन फाइव प्लस थीटा करते हैं यानी ये वाला हिस्सा जब हम इसको यहाँ पर फॉर्मूले की मदद से, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की मदद से खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा, साइन फाइव कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव साइन थीटा। तो अब इन फॉर्मूलाज को मतलब इसको हमें यहाँ पर एक्सपेंड करना होगा, यानी हम आर को जो है इन इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी आर है तो इसको भी हम
इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास रिजल्ट बनेगा, एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस फाई कॉस थीटा। ये आप देख सकते हैं कॉस फाई कॉस थीटा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में है कॉस फाई कॉस थीटा, और माइनस का सिंबल लगा के साइन फाई साइन थीटा। तो माइनस का सिंबल लगा के साइन फाई साइन थीटा, यहाँ पर भी हमने आर ऐड किया है, यहाँ पर भी आर ऐड किया है, क्योंकि आर जो है इस पूरी इक्वेशन के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इसके अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबके साथ हमारा आर जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ये बेसिक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, ये आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। सिमिलरली हमने यहाँ पर साइन वाले फॉर्मूले को जब एक्सपेंड किया, साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा, तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया, और आर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो हमने यहाँ पर दोनों के साथ लिख दिया है। अब आप ऊपर अगर देखें तो आर कॉस फाई जो है ये बराबर है हमारे पास एक्स के। तो यहाँ पर हमारे पास अगर देखें आर कॉस फाई यहाँ पर आ रहा है, तो आर कॉस फाई की जगह पर हम यहाँ पर डायरेक्टली एक्स लिख देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो आर कॉस फाई जो है ये एक्स के बराबर है, तो हमारे पास इसको हमने चेंज कर दिया एक्स से, तो एक्स कॉस थीटा अब यहाँ पर रह जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह आर साइन फाई जो है, आर साइन फाई अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाई के बराबर है, तो हम यहाँ पर इसको वाई से चेंज कर रहे हैं आर साइन फाई को, तो ये वाई से चेंज किया और यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा रह गया। तो अब एक्स डैश को निकालने का, यानी जो नए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास सिंपल होकर इतना सा रह गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखें तो आर साइन फाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर वाई है, तो हम यहाँ पर इसको वाई लिख देते हैं, और कॉस थीटा यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा। और इसी तरह आर कॉस फाई की वैल्यू, आर कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास एक्स है, तो हम यहाँ पर इसको एक्स लिख देते हैं, और ये साइन थीटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब जो हमारे पास ये नए कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना वो कुछ ये इस तरह बन गया, एज इट इज हमने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। और यहाँ पर हमने ये एक्स वाली वैल्यू को पहले लिख दिया है, वाई वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया है। कोई इशू की यहाँ पर बात नहीं है, अगर ये इसी तरह भी रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्स पहले है तो यहाँ पर भी हमने एक्स को पहले लिख दिया। तो यहाँ पर अब ये दो फार्मूलाज आपके पास बन गए हैं, एक्स डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए और वाई डैश की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए। तो होपफुली इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इन चीज़ों को समझना, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा अब बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें आ गई है, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट भी आ गए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल, आपको एक दो फार्मूलाज को ही यहाँ पर याद करना होगा, और बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में मैं जा भी नहीं रहा हूँ। तो अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो इसको एक या दो दफ़ा वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आपको पेपर के वक्त कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास फार्मूला बन गए हैं, ये इन फार्मूलाज को हम इस्तेमाल करेंगे अपने एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा अब ये मैट्रिक्स फॉर्म को भी आप देख लें कि मतलब रोटेशन की जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर दी गई है। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इन मैट्रिक्स फॉर्म्स को आपने एज इट इज़ याद करना है। ये मैं आपको पेपर के अंदर भी दे सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन मैट्रिक्स फॉर्म को आपने जो है लाजमी तौर पर मतलब ये जो है हमारे पास क्या नाम है इसका, रोटेशन के लिए, स्केलिंग के लिए और ट्रांसलेशन के लिए, तीनों के लिए आपके पास जो अलग अलग मैट्रिक्स फॉर्म्स अवेलेबल हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म्स को आपने याद करना होगा, ये लाजमी है। ठीक है, अब जैसे आप इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करके भी अपने कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर्म में भी अपनी वैल्यूज़ को एंटर करके मतलब अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप कौन सी अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल मैट्रिक्स कैलकुलेशन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैथमेटिक्स करते हुए प्रॉब्लम होती है, तो हम सिंपल ये फार्मूलाज के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करके अपने रिजल्ट को गेट करेंगे। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास कि रोटेशन किस तरह होती है और रोटेशन के लिए फार्मूलाज वगैरह कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं।
अब जो है हम यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल को देखेंगे। उसके लिए जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी जो रोटेशन की एग्जाम्पल है उसको वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्लास जो है अच्छी खासी अब लंबी हो जाएगी अगर हम अभी मतलब एग्जाम्पल को देखेंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर फिर हम रोटेशन के एग्जाम्पल को देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।